महिलाओं के डिग्निटी के लिए या इंडिपेंडेंस के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रूशियल है। इसके बिना कोई और इंडिपेंडेंस होता नहीं है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी आज पूरी तरह से बदल गया है। ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। एक तो कि आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाएं। अगर आप महंगाई से कम कमा रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपका पैसा कम हो रहा है। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस विशेषांक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एपिसोड देश की महिलाओं को समर्पित। देखिए, देश की जो महिलाएं, और आपने भी देखा होगा, हमने अपने घर में देखा है कि महिलाएं हमेशा करियर के बीच, परिवार के बीच, अपनी जिम्मेदारियों के बीच उलझी रहती हैं और इन सब के बीच उनकी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं बैक सीट पे चली जाती है, उनकी प्रायोरिटीज़ में बहुत नीचे चली जाती है। और एक आंकड़ा ये भी बताता है कि महिलाओं का जीवन काल औसतन पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं के लिए एक लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो आज इसी को डिकोड करेंगे, डिस्कस करेंगे धीरेन्द्र कुमार से। स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहला सवाल, महिलाएं अपने करियर में कई बार ब्रेक लेती हैं। अब उन ब्रेक्स को अगर आप कहें कि उसको ब्रिज करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये बताइए। एक तो कि महिलाओं के डिग्निटी के लिए या इंडिपेंडेंस के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रूशियल है। इसके बिना कोई और इंडिपेंडेंस होता नहीं है। अगर आप खुश हो रहे हैं कि आप एम्पावर्ड हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो ये सब खोखला एक्सपेक्टेशन है कि आप अदरवाइज इंडिपेंडेंट हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए, जिसके लिए महिलाओं को अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों को लगता है कि ये पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, ये कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर है, कोई एक्सपर्ट ये करेगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और इस चीज़ का अप्रिसिएशन पहले तो कि इसकी गंभीरता को समझना, इसकी गंभीरता को आप समझिएगा तो आप उस दिशा में आप कदम उठाइएगा कि क्यों जानना ज़रूरी है। और बेसिक चीज़ों को जानना, इसको एग्जीक्यूट करना, ये अब बहुत मुश्किल नहीं रह पाया। जिस तरह से आज आप शॉपिंग करते हैं, जिस तरह से हर सुविधा आप अवेल करते हैं, जिस तरह से आप खाना ऑर्डर करते हैं, जिस तरह से आप दवाई ऑर्डर करते हैं, जिस तरह से आप ये सब कुछ बदल गया है। उसी तरह से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी आज पूरी तरह से बदल गया है। ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन इसमें अब कॉशन एक्सरसाइज करना, समझ एक्सरसाइज करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप बेसिक्स समझें। और वो बेसिक्स बहुत ही आसान है कि लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है, बचाना होता है। लंबे समय तक आप आपकी ज़िंदगी का पूरा पार्ट अगर डिवाइड किया जाए तो एक स्टेज ऐसा है जिसमें कि आप केवल कमाते हैं, बचाते हैं और बढ़ाते हैं। और उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है जिस समय तक आपके पास इतना हो जाना चाहिए कि आप जब तक जीवित रहें तब तक उस पैसे से आपकी निर्भरता बनी रहे और उससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। और ये जो डी एक्यूमुलेशन फेज़ है और ये जो एक्यूमुलेशन फेज़ है, इसका समझ होना और इसमें कहाँ लगाना चाहिए, कितना सिंपल हो सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे महिलाओं के पास एक खासा एडवांटेज है। पुरुष अक्सर एक जो विनिंग, ये आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना है और जीतना है, इसके बजाय ये मेथड समझने के बाद उसको बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही रिगरस तरीके से एक प्लान को एग्जीक्यूट कर सकती हैं और उस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकती हैं। और अगर ये जो शुरुआती दौर है जिसमें कि बाज़ार में शुरुआत आम तौर पे जब भी कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो उसको लगता है कि ये कोई मैच हो रहा है, इस मैच को जीतना है और इस मैच को जीतना है। और जब आप आम तौर पे जब आप उत्साहित होते हैं इस मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो गलत समय होता है। उस समय सब आदमी आसानी से पैसा बना रहा होता है, आपके लगाने के तुरंत बाद बाज़ार में गिरावट होती है और आपको समझ में नहीं आता है। आपको लगता है कि ये तो फिर से किसी चुंगल में आप फंस गए थे और इससे किसी तरह से बच के भागा जाए और फिर दोबारा मुड़ के इधर नहीं देखना है। और इस तरह से आपकी विदाई हो जाती है बाज़ार से, जिससे कि आप भारी फ़ायदा कभी नहीं उठा पाते। इस चीज़ को अगर आप मेथोडिकली देखिएगा कि आपको करना क्या है, चीज़ें काम कैसे करती हैं, और उसको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं और 2-3 साल तक जब इसको आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो ये एक ज़िंदगी भर का प्लान है जिसमें कि आपको बिना किसी इनडिसिप्लिन के, बिना छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन के इसमें आपको बने रहना है
जो कि मुझे लगता है कि इसके लिए महिलाएं काफ़ी बेहतर तरीके से गियर्ड हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, आपके उत्तर में एक बात आई, महिलाएं हमेशा से हम देखते हैं वेल प्लान्ड हैं, पुरुषों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो उनकी प्लानिंग, चाहे परिवार चलाना, उनको बहुत मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, हमेशा करना पड़ता है और ये उनकी आदत में आ जाता है। लेकिन आप ही ने जो बात कही उसी से मेरा अगला प्रश्न है कि कितना धन उनको, कितना कॉर्पस उनको चाहिए रिटायरमेंट के लिए, ये बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न होता है। अब ऐसे में कितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पुरुषों की अपेक्षा उनका जीवन काल लंबा होता है, ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए उनके पास। इसका मैं अंदाज़ दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कितना होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को रिटायरमेंट में कितना चाहिए होगा ये बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। आपके पास मकान है कि नहीं है, आप किस उम्र तक आप जीवित रहेंगे, आपके पास आपका हेल्थ कंडीशन कैसा है, कि उसमें आपके पास सरप्राइजिंग खर्चे कौन कौन से आएंगे, आपके घर में कितने लोगों की निर्भरता है, इन सब चीज़ों पे आपकी ज़रूरतों का असर पड़ेगा और कितने पैसे की ज़रूरत होगी इस पर निर्भर करता है। लेकिन अंदाज़न मुझे लगता है कि आपको एस्पायर करना चाहिए कि आज जो आपकी मासिक खर्च है, 20 साल का खर्च आपके पास इतनी पूंजी इकट्ठा हो जानी चाहिए आपके रिटायरमेंट तक, तो आप कम से कम आपके आजीवन की गुजारा होने तक इसी हिसाब से, मतलब यही इतना कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए। और ये बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट है, ये मैं आपकी आमदनी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 1 लाख रुपया 5 लाख रुपया कमाते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपका मासिक खर्च कितना है, वो आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट है, और उस खर्च के लिए वो अगर आपके पास 20 साल का इंतज़ाम है तो मुझे लगता है कि ये कम से कम आपके पास होना चाहिए, ताकि वो पैसा थोड़ा बढ़ता भी रहेगा, पूरा पैसा जो आपका कंज्यूम नहीं करेंगे, और जब आप रिटायर करेंगे तो आप फिर उसमें से ग्रेजुअली आप कंज्यूम करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है इतना कम से कम होना चाहिए आपके पास। हम अपने परिवार में देखते हैं, नानी हैं, माँ हैं, पत्नी है, बहन, इन लोगों को हमने जो पैटर्न देखा है सर इन्वेस्टमेंट का, इनको लगता है कि सोने में निवेश करना या फिर फिक्स डिपॉजिट ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, और उनको हमेशा ये लगता है कि ये जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है ये ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा रिस्क है। अब उनके ऊपर इसका भरोसा कैसे कायम किया जाए कि वो इक्विटी में भी निवेश के लिए आगे बढ़ें, उनको कैसे उत्साहित कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, सोने का तो एक बड़ा ट्रेडिशनल और बड़ा हिस्ट्री है, 1000 साल से सोना, और भारत में खासकर जी, अगर आप देखें कि जो शादी विवाह में अगर किसी को सोना दिया जाता है और ख़ासकर लड़कियों को दिया जाता है तो वो स्त्री धन माना जाता है, बिकॉज बाकी जो जमा पूंजी है या जो संपत्ति है वो लड़कियों को नहीं जाया करता था, जो कि अब कानूनन संभव हो पाया है, लेकिन सोना आपका है। तो एक इसका हिस्टोरिकल और एक ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सोने का दाम बढ़ा है, और लेकिन सोना प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। सोने का दाम बढ़ा है बहुत चीज़ों की वजह से। पिछले 15-20 साल में जो सोने का जो कॉन्टेक्स्ट बदला है कि सोना एक इन्वेस्टमेंट के विकल्प के तौर पे उभरा है। दूसरा, बहुत सारी सरकारें अब खरीदने लग गई हैं सोना, इस वजह से सोने का दाम बढ़ रहा है, और इस वजह से अप्रिसिएशन लोगों को लग रहा है। लेकिन सोना अपने आप में एक प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं, जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, जब आप मकान खरीदते हैं, तो उसका दाम बढ़ता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन, वो एक प्रोडक्टिव एसेट है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल करके कोई सामान बना रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, और जो कि ग्रो करेगा, जो कि मुनाफा कमाएगा, और आप उसके भागीदार हैं। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट है, ये उसका परिप्रेक्ष्य है। इसमें और ये ज़रूरी है, अगर आपको किसी भी व्यक्ति को अपने पैसे को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है 2 चीज़ की। एक तो कि आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाएं। अगर आप महंगाई से कम कमा रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपका पैसा कम हो रहा है। दूसरा कि फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा कमाएं, क्योंकि कभी कभी फिक्स्ड इनकम भी इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। लेकिन अगर आप बिना कोई रिस्क लिए हुए अगर उतना कमा सकते हैं तो रिस्क लेने पर आपको उससे बेहतर रिटर्न मिलना चाहिए। तो इन दोनों को अगर आप बेंचमार्क मान के चलें तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको इक्विटी से परिचय करना पड़ेगा, आपको दोस्ती करना पड़ेगा, और इक्विटी से परिचय उसका आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके, खासकर अगर आप उत्साहित होकर कभी लगाए तो आपके लगाते ही बाजार गिरेगा। ये एक मूर्स लॉ है जो कि हमेशा देखा गया है कि जब आप सोचिएगा कि अब लगाते हैं तब लगाते हैं, अभी तो पैसा नहीं है, आप ढेर सारा बहाना बनाएंगे, बाज़ार से डरेंगे, और जैसे आप लगाएंगे वैसे ही आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा टाइड आ गया आपको डुबाने के लिए। आप किसी आप बीच पे अगर जा रहे हैं
और आप डरते हुए जा रहे हैं, तो आमतौर पे ऐसा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका और ये ज़रूरी है जी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके एक छोटी बचत से बड़ी पूंजी को इकट्ठा करना आपके लिए संभव है ही नहीं। तो ये करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कोई कंजर्वेटिव व्हीकल से शुरू कीजिए, 2-3 साल उस पर भरोसा करके कीजिए उतार चढ़ाव के बावजूद। और जब तक आप ये एक्सपीरियंस नहीं कीजिएगा, ये मेरे कहने से या आप कोई बड़ा प्रेजेंटेशन देखने से या कोई ग्राफ देख करके या किसी जाने माने आदमी के भाषण से इसमें आपका भरोसा नहीं बनेगा। भरोसा तभी बनेगा जब आप एक छोटी रकम से 500 रुपया भी शुरू करके रिकरिंग डिपॉजिट करके अगर आप या कोई SIP शुरू करके जब आप 3 साल 4 साल में आप देखेंगे कि आपके पास एक ऐसी पूंजी इकट्ठा हो गई जो आपके पास थी ही नहीं और जो आपको लगता ही नहीं था कि होगा। तो इसका कोई आसान तरीका नहीं है। आपको छोटे तौर पे शुरुआती दौर में ये करना पड़ेगा और ये होने के बाद आपको फिर एक दूसरा नियम बनाना पड़ेगा कि आप किसी भी तरह के नॉइज़ में, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से या किसी भी तरह के शोर शराबे में कि अभी यहाँ लगाइए, अभी वहाँ लगाइए, अभी यहाँ जादू होगा, उन चीज़ों से बचिए। और एक बार जब ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएगा आपके अपने एक्शन प्लान से, तो आप उससे काफ़ी कारगर तरीके से बच पाएंगे। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र इस पूरी बातचीत के लिए। और देखिए, तो इस एपिसोड के आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और चूंकि एक लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस आपको चाहिए होगा और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपने निवेश की प्लानिंग आप कर रही हैं, उससे जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख के भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।